उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए तत्पर फार्म भरने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके अध्ययन के गति को एक उत्प्रेरण शक्ति से भरने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ समय अवश्य निकालते हैं। अगर आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, संभव है कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर ये सूचना भी आपको मिले कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा कब तक हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ये आपको सुनने को 10 जनवरी के बाद ही मिले, जब आपका एपीओ का मेंस पूरा हो जाए। तो दोनों में जो अधिवक्ता बंधु और बहन सम्मिलित हैं, मतलब वो ये देंगे, यूपीजे वो योग्य हैं और एपीओ का मेंस लिख रहे हैं। खास करके ऐसे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए एक सुनहरा अवसर ये भी है कि वो वादे में न छोड़ें। क्या आप सोचेंगे, क्या वादे में न छोड़ें? मतलब भविष्य के वादों पर चीज़ों को ना छोड़ें। आप जो एविडेंस पढ़ रहे हैं यहीं जड़ से ख़त्म कर दें। अगर इसके बाद भी आप यूपीजे की तैयारी के लिए प्री लेवल पर उसे पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब आप एपीओ के लेवल पर मुख्य परीक्षा की गहरी तैयारी नहीं कर सके हैं। ये अपने आप में खुद में एक प्रमाण होगा। ऐसे ही हिंदी निबंध हो या सामान्य ज्ञान, कम से कम आपके एग्ज़ाम तक यानी 25 दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर्स, सारा गतिविधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी, प्रौद्योगिकी, इकोलॉजी से रिलेटेड इकोनॉमिकल जो घटनाएं घट रही हैं, अंतरिक्ष की दुनिया में जो कुछ घट रहा है, जस्टिस की दुनिया में जो कुछ घट रहा है, लॉ के फील्ड में जो एक्ट नए पास हो रहे हैं, खेल की दुनिया में क्या घट रहा है, एकदम 25 दिसंबर 2022 तक के सारे आंकड़े को इतना पेवरली पढ़ें कि जिससे आपको नए रूप से इसको पढ़ने की जहमत ना उठानी पड़े। कब? जब आप मेंस दे के लौटें। हाँ, वो बच्चे थोड़ा अपने शेड्यूल को लंबा खींच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जो सिंगल एम्बिशन में केवल यूपीजे को ही उन्हें देना है, और कोई परीक्षा में न तो बैठे हैं और न बैठने की बात है। ऊर्जा जितनी केंद्रित होगी उतना ही व्यापक स्तर पर ठोस परिणाम आएगा। समझ रहे हैं? जीवन में कोई भी कंपटीशन, चाहे बेसिक लेवल पे हो, वनडे एग्ज़ाम का हो, चाहे वो द्वि प्रवर्ग वाला हो, जैसे आरओ का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू जिसमें नहीं होता, समझ रहे हैं, और चाहे ये श्रेणी वाला पदाधिकारी, राजपत्रित अधिकारी की कोई परीक्षा हो, जैसे एपीओ है, पीसीएस अधिकारी की कोई परीक्षा है, इन सारे परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होने के लिए कंपटीशन का माइंड सेट रखते हैं, तो आप अपने प्रतियोगिता के दायरे को समझें। कहने का मतलब, वनडे एग्ज़ाम के अगर स्टूडेंट हैं तो उस दायरे की सीमा रेखा को ओवरलैप ना करें बार बार। और अगर ये ओवरलैप 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक, एक बाहरी। अभी समझाता हूँ कि आंतरिक ओवरलैप क्या है और बाहरी क्या है। आंतरिक ये है कि आपको वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन समझने के लिए आदमी डिटेल में जाता है। कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर इस तरीके से पिपासु नेचर का होता है कि वो ज्ञान के अर्थ में उसको ज़्यादा समय देने लगते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और औसत नॉलेज रखने वाला वनडे में सक्सेस पाके इंस्पेक्टर या कोई जो वनडे एग्ज़ाम में भी एसएससी वगैरह में कोई पदाधिकारी का पद है वो बन जाता है। लेकिन जो ज्ञान का लेंथ है, जो ज्ञान की पिपासा वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, चाहे वो बहन हो या भाई हो, वो इस मकड़ जाल में कब फंस जाता है उसको पता भी नहीं चलता, और आभास तक नहीं होने देता। ये प्रवृत्ति व्यक्ति को ये आभास होने नहीं देता कि हमने ये कुछ गड़बड़ी करी, हम डिस्ट्रैक्ट भी हुए। बड़े बारीकी से ये गेम चलता है, बहुत सारे युवा इसके शिकार बनते हैं। सीनियर हो जाने का कारण एक ये भी हो जाता है, वो कहते नहीं, ज्ञान के लिए मत पढ़िए, कंपटीशन के लिए पढ़िए। ये रैखिक सत्य है। अर्ध पूर्ण सत्य ये है कि जो चीज़ आप जानते हैं वो ज्ञान के द्वारा ही तो जानते हैं। तो
तो ऐसे नहीं हो सकता कि ज्ञान अर्जित ही ना करें और सफलता पा जाएं। ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप अपने क्षेत्र के सीमा दायरे को समझें। अब अगर इसी को उल्टा कहें, आप सिविल सेवा के स्टूडेंट हैं, न्यायिक सेवा के स्टूडेंट हैं, और आपका मेथड जो है वन लाइनर पढ़ने का है। सामान्य ज्ञान में आप वन लाइनर बुक ले आते हैं, घटनासार, एक पत्रिका का मैंने नाम ले लिया, ऐसे तमाम पत्रिकाएं मार्केट में अटी पड़ी हैं जो वन लाइनर होती हैं, बड़ी आकर्षक लगती हैं, खोलिए तो बस कुल इम्पोर्टेंट दिखता है। वो याद भी होता है, कभी गौर किया है? आपसे आरबीसी के बारे में अगर 10 लाइन लिखने को कह दिया जाए और आरबीसी क्या है इसके बारे में पूछ लिया जाए, या जो ब्लड का विभाजन है वो कितने प्रकार से ये पूछ लिया जाए, इसके लिए आपको ज्ञान तो अर्जित करना पड़ेगा ना, कि केवल बस ये श्वेत रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, या आरबीसी का आप फुल फॉर्म केवल लिख दिए हैं। तो ये जो सिंगल वन डे साइज का एग्जाम है, जिसमें आपको प्रचुर व्याख्या इंटरप्रिटेशन में नहीं ले जाता कंपटीशन, वो बच्चे वाली आदत अगर आप अपनाएंगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है तो बड़ा सरल है, नहीं। ये कुछ थोड़ा बहुत तो काम भी करता था 2010 तक, 10 के बाद ये धीरे धीरे शिथिल होने पड़ा, बिल्कुल फेल कर गया। और आज की डेट में, यानी जब 2022 में हम आपसे बतिया रहे हैं आज 13 दिसंबर को, तो क्लियर बता रहा हूँ 2018 एपीओ का पेपर उठा करके देख लेना जीके का, और 2022 और 21 पीसीएस का मेंस का पेपर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किस मेथड से कमीशन पूछ रहा है, क्या चाहता है आपसे। आपको विशद ज्ञान के साथ साथ सटीकता का बोध होना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 2 प्रकार का व्यवधान होता है व्यक्ति में, एक आंतरिक असंतुलन, एक बाह्य असंतुलन। आंतरिक असंतुलन ये कि आप जिस फील्ड में हैं उसके आंतरिक गुणों से अपरिचित हैं। सिविल की तैयारी कर रहे, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे, आपको इतना तक नहीं जानकारी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड से ही पढ़ के सटीकता लाई जा सकती है। ये आंतरिक व्यवधान है। और बाह्य व्यवधान क्या है? बाह्य व्यवधान ये है, ये जानते हुए कि हमारा दायरा 200 शब्द का है, 80 शब्द का है, 1000 शब्द का है, और हम उसके लिए एक किताब से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरी ले आई, तीसरी ले आई, किसी किसी को तो 100 कितना हो जाता है कि वो लाता ही रहता है। तो इस कुप्रवृत्ति से भी आपको, ये बाह्य डिस्टर्बेंस है कि आप ये जान तो रहे हैं, आप अपने दायरे से भी एक सीमा तक परिचित हैं, लेकिन आप अपने आदत के वशीभूत हैं और आप उसके कब एडिक्शन के शिकार हो जा रहे हैं, एक प्रकार से जो आपको घुन की तरह कमज़ोर करता जा रहा है अंदर से। आप भांप नहीं पा रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, नंबर क्यों नहीं आ रहा है। और जब आप आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं या किसी जूनियर को बता रहे हैं, तो जूनियर भी ये मानता है कि यू है नॉलेजफुल पर्सन, लेकिन एग्जीक्यूट करने का जो 3 घंटे में ब्रेन मैपिंग आपकी होती है एग्ज़ाम हॉल में, वो आप ये समझ जाइए कि वहाँ विशद ज्ञान के साथ साथ सटीकता की परीक्षा होती है। अधिकतर बच्चे इसी एपीओ मेंस के एग्ज़ाम में आप पाएंगे, शुरुआत तो बहुत धांसू करेंगे, मिड तक जाते जाते थक जाएंगे और आखिरी तक जाते जाते लुढ़क जाएंगे। मतलब जो सवाल उनको पहले जैसा करना चाहिए था आखिरी वाला, वह तो छोड़ के चले आएंगे, या बहुत ही घिसे पिटे में 2-4 लाइन लिख करके उल्टा सीधा गलत लिख के चले आएंगे, या लिखबे ही ना करेंगे, ये भी पॉसिबल है। ये क्यों होता है? इसी बाह्य व्यवधान की वजह से। ये आंतरिक और बाह्य व्यवधान समझिए। आंतरिक व्यवधान ये है कि आप अपनी सीमा रेखा को खुद जानते ही नहीं। सिविल और न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि किस मेथड से पढ़ें। बाह्य ये है कि जानते हैं फिर भी आप कूद पड़ते हैं दूसरे में। जब आपका एपीओ का पेपर डिस्क्रिप्टिव मेथड का है तो वन लाइनर क्यों लाके पढ़ते हैं भाई? और अगर वन लाइनर लाके पढ़ते हैं तो एसएससी की तैयारी कर लेना, ये सीधा सा फंडा है। तो मेरा आज का फोकस यही था कि जो आप इस समय अध्ययन कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, चाहे न्यायिक सेवा के, चाहे ये एपीओ की मेन परीक्षा की, या किसी अनदर स्टेट के मेन परीक्षा की, उस पर ये सावधानी बरतें। हम आज फिर दोहरा दें कल की बात, जो इस समय मुख्य परीक्षा पढ़ रहा है उसी के लिए 303 सीट है।
हम ऐसा कह के नए बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, बल्कि उन नए बच्चों को आगाह करना चाहते हैं कि सेमेस्टर में किसी कोचिंग संस्था में या जो भी आपने अब तक लॉ की पढ़ाई की है उसमें कितनी मैच्योरिटी है, कितना आप आकलित कर गए हैं, कितना आपने ग्राह्य किया है। अगर आपने 60% के ऊपर कवर कर रखा है तो आप भी उसी में दायरे में आते हैं। आप कोई ज़रूरी है कि जो परीक्षा देगा वही सीनियर होगा या जो मेंस लिख रहा होगा कई बार वही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाऊं 2016 से ये चीज़ें झलकने लगी थी, लेकिन 18 एपीओ में ज़्यादा देखने को मिला। 20, 21, 22 पीसीएस के फाइनल रिजल्ट में यूपी कमीशन ने ये बताया क्या, जो पहली बार बैठ रहा है यूपी पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बहन हो या भाई, वो इतना प्रीमेच्योर है। मतलब वो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऑलरेडी है, कोई परीक्षा नहीं दिया है, इसलिए वो सीधे दरवाजे पे कहाँ पहुँच रहा है इंटरव्यू के। क्यों? जिस समय हम बतिया रहे हैं वो पहली बार देने वाला मेंस पढ़ता है। आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि सर जानबूझकर जो नए लड़के हैं उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। नहीं भाई, हमारा किसी से दुश्मनी है क्या? हम आपको ऐसा करके हम मिलेगा क्या? लेकिन एक चीज़ है, अगर हम आपको और संस्थाओं की तरह या अपने इनकम को बढ़ाने की दृष्टि से या अपने तरफ भीड़ को खींचने की दृष्टि से गलत गाइडेंस दें तो ये भी उचित नहीं है। कम से कम मेरी आत्मा इसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए हम आपको केवल प्री मेंस के चक्कर में लेकर के पैसा लेके खिसकने वाले गुरु नहीं हैं। हम आपका हाथ उस स्तर पर पकड़ना चाहते हैं कि आप निश्चित अपने परिवार और कुल का नाम अफसर बन करके गौरवान्वित करें। उसकी जो शर्तें हैं वो शर्तें हम आपसे चर्चा में कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते, हमसे ही आपको टीचिंग चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए दरवाज़ा थोड़े बंद करेंगे। लेकिन आपको ये तो एहसास होगा ना कि सर की बातें सही हैं, हमें टाइम लगेगा। मतलब अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो इस साल तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन फाइनली पाना और मेंस में जाना दो अलग अर्थ है। ये प्रयागराज और दिल्ली, जयपुर, पटना, उत्तराखंड का भी एक शहर देहरादून, समझ रहे हैं, इंदौर मध्य प्रदेश का, जबलपुर अब इस समय डेवलप हो रहा है, कोटा को कौन भूल सकता है, मुखर्जी नगर अब विख्यात ही है, पटना, ये सारे शहरों में जैसे ठूस ठूस के जो लड़के भरे हैं, वो कितने संस्थाओं से, किन किन माध्यमों से, किन किन पत्रिकाओं से क्या क्या पढ़ते हैं, कोई दायरा है? लेकिन सीटें जितनी हैं उसी अनुपात में जो फाइनल चयन की बात है, मैं उस पर कल की बात भी केंद्रित कर रखा था, आज भी कर रखा हूँ। जितनी बातें मैं लगभग 12 मिनट से आपसे कर रहा हूँ वो उसका केंद्र जानते हैं कहाँ है? आप पढ़े पढ़ाए मझे मझाए एकदम परिपक्व कंपटीटर हैं। और अगर आप बिल्कुल नहीं कंपटीटर, ऐसे हैं, नए हैं, नबेले हैं, बिल्कुल अभी सेमेस्टर से निकल के आए हैं, तो क्या आपको भी ये बातें समझ में आ रही होंगी कि नहीं आ रही होंगी? इसमें कोई तेलुगु तो बोल नहीं रहा हूँ। आप भी तैयारी करेंगे, अंतःकरण में एक आत्म शांति मिलेगी। कोई बात नहीं, सर सही कह रहे हैं, 4 साल लगे, 2 साल लगे, हम ऐसा बन के दिखाएंगे। हमारे कहने का मतलब, आप में परीक्षा दे देने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है कि हताशा आती है भ्रष्टाचार की वजह से, तरह तरह के अफवाहों से या व्यक्तिगत कमियों से जो हम आप जान नहीं पाते, वो चीज़ नहीं आएगी। और आप उस जगह पे सटीक दिशा से जा पाएंगे कि वाकई में हमको इन कमियों को सुधार के ही मैदान में अंतिम सफलता की सोचना चाहिए। आज शायद न्यूज़ में है, पेपर में, हमने अपने मोबाइल पे ही देखा कि कोटा में या किसी व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में हमने देखा, कोटा में कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। आप जान रहे हैं सामाजिक प्रेशर इतना ज़्यादा है, सरकारी नौकरी की महिमा इस समय इतनी प्रचंड हो गई है कि सफाई कर्मी भी अपने आप सर चढ़ के बोल रहा है। आज ये धारणा देखने को आ रही है समाज में कि अगर सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो आप आदमी ही नहीं हैं। ये मानसिकता समाज को बिल्कुल नकारात्मक दिशा में, एक कहते नहीं अंधी दौड़ की ओर ले जा रही है। वो नए बच्चे जिनको न भूत पता, न भविष्य, न वर्तमान, उदम नए कोपल हैं, अब वो 2 बार बेचारे फर्स्ट सेमेस्टर नहीं डील कर पाए, नई उम्र होती है, तमाम सामाजिक और सोशल दुनिया देख ही रहे हैं, डिजिटल युग। कुछ बचा है किसी का आंतरांग बाह्यांग, वो भी हार्मोन्स डेवलप होता है, डिस्टर्ब स्वाभाविक है। जब जमाना इतना छिपे छिपाने वाला था तब तो साला एक पे एक खतरनाक घटनाएं सुनने को मिलती ही थी। आज तो ये डिजिटल युग है, लिंक डालिए सब दिख रहा है।
और बंद कमरे में लड़के को एटमॉस्फेयर देने के नाम पर जो प्राइवेसी दी जाती है उसमें वो बहुत कहते हैं कि एकांत आदमी को साधु बना सकता है, सन्यासी बना सकता है और एकांत आदमी को बर्बाद भी कर सकता है। ये मैच्योरिटी कौन संभालेगा? डिजिटल पे सारे चैनल मौजूद हैं, प्रवचन भी चल रहा है, उपदेश भी चल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है। उन सारे के बीच में संतुलन, ऐसे ही आपकी इस कंपटीशन की दुनिया में मेंस प्री पढ़ाने वालों की भरमार है, लेकिन आपका विवेक ये तय करेगा ना कि किस लेवल पे किस टीचर से पढ़ें और क्यों पढ़ें। मैं तो इधर 2 महीने से जब इधर यूट्यूब आना मेरी मजबूरी हो गई पर डे, तो मैं देख रहा हूँ ये बाप रे बाप, आज तो मैं हैरान रह गया कि मतलब जिसके लिखने से अगर कायदे से कॉपी चेक हो जाए, जिसके राइटिंग से केजी का क्लास वो नहीं पास कर सकता, वो भी हजारों सब्सक्राइबर है और लोगों को मूर्ख बना करके एकदम अपने उल्लू सीधे किए जा रहा है। तो मुझे ताज्जुब नहीं हुआ कि ये जो कमीशन में हम लोग आप लोग टकराते हैं और आप पता लगा आप रह गए, या आपके जैसा कोई, या आपकी नज़र में जो बहुत ही ठीक ठाक लड़का है आप अपनी बात मत करिए, किसी ऐसे व्यक्ति की बात करिए जो बहुत ही विशुद्ध कंपटीटर है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा वो रैंक रहा है उसका, वो चयनित नहीं हुआ, फटीचर चयनित दिखता है। फटीचर ऐसे ही चयनित दिखता है। करप्शन तो चर्चा करना इस मंच से उतना लाजमी नहीं जितना ये चर्चा करना कि आप दंग रह जाएंगे कि इतनी पुअर राइटिंग कि जिसको पढ़ा ना जा सके वो लड़का रैंक में कैसे चयनित होता है। इसका मतलब रिश्ता कुछ मायने रखता है, करप्शन भी कुछ मायने रखता है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज कितने विभत्स समाज में जहां स्वार्थ और रिश्ते की तूती बोल रही है, डिपार्टमेंट में कोई भी अपने रिश्ते वाला है तो वो अपने अंदर लाने के लिए पूरी जान लगा रहा है। और आप एक विचित्र दशा और देखेंगे, मैं आपका ध्यान खींचूंगा, ये बेसुरे किस्म के लोग ये नहीं समझ पाते कि हम पद पे आ गए हैं, किस ढंग से आए उनकी आत्मा जानती है, वो विधिवत जानते हैं कितने करप्ट ढंग से हम चुने गए हैं, लेकिन स्टेटस पर एफबी पर फोटो डालने और दिखाने में जितने आगे वो होते हैं उतने आगे वो नहीं होते जो वाकई में पढ़कर होते हैं। उनको ये फुर्सतें नहीं होती, वो अपने ड्यूटी पे लगे होते हैं। एक और रोचक आंकड़ा दे रहा हूं, चाहे किसी का भी स्टेटस या फोटो वो व्हाट्सअप या एफबी हो, अगर उसके लाइक और फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं तो इसका अर्थ ये कतई मत लगा लेना कि वो ठीक इंसान है। प्रचंड बहरूपिया हो सकता है, अंदर से बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। तो ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज की इस यूट्यूब की दुनिया में, कोचर की दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में, कि हम पढ़ाई कैसे करें, किससे करें, किस ढंग से करें। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित था कि अपने सामान्य ज्ञान ला की मुख्य परीक्षा के स्तर की तैयारी में क्या सावधानियां अभी से बरतें, जिससे जो मुख्य परीक्षा आपको 9-10 जनवरी को देनी है उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी की, वो और जो आने वाले समय में अगर आपका एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा वाला मार्च में होता है तो मार्च से आप 2 महीना जोड़ लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई यानी बारिश के सीजन में आपका मेंस होगा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का। जो परीक्षा बारिश में आपकी होनी है उसको ध्यान में रखकर, और जो परीक्षा आपको जस्ट इसी ठंडी के शुरुआत में 9-10 जनवरी को होनी है उसको ध्यान में रखकर आज का वीडियो था। अगर आप गौर से सुनेंगे, सीरियस हैं, तो चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, आप हमको गंभीरता से सुनकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने परीक्षा की तकनीक में तैयारी को इस तरीके से निवेश कर सकते हैं जिससे आपको अंतिम सफलता निश्चित तौर पर मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शांत रहें, गंभीर रहें, मितभाषी बने, मितव्ययी बने, गंभीर रहना सीखें। अफसरशाही के लिए चुप्पा या कपटी का स्वभाव मत बनाएं, अहंकार से दूर रहें और अपने आप को बड़बोलेपन से और भड़काऊ या इस प्रकार से दिखावेपन से बिल्कुल दूर रखें। अंत में एक बात कह के मैं अपना वीडियो पूरा करूंगा, मेहनत इतनी खामोशी से करें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता चीख चीख कर शोर मचा दे। मिलेंगे कल एक रेगुलर वीडियो के साथ। हमारा आपके प्रति जो विनम्र सुधीय भाव है वो बरकरार रहे और आपका स्नेह हमको सतत मिलता रहे, हमसे जुड़े हुए जुडिशियल अफसर का स्नेह हमको मिलता रहे और सारे बंधुओं, अग्रजों, अनुजों, बराबर वालों सबकी दुआएं संचरित होती रहें हम तक। हमारी आत्मा से निकलती हुई संवेदनाएं
आप तक पहुंच पाएँ, इन सारी बातों को कहते हुए मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते। सबका मेरा नमस्कार।